एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी हैप्पी एंड फाइन। आपकी ट्रांसलेशन की सीरीज प्रॉपर्ली चल रही है और इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर टेंस के दीज और दोज के प्रयोग को करने के लिए। दीज और दोज के प्रयोग का आज आखिरी क्लास है जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट और पास्ट का कंप्लीट हो चुका है, फ्यूचर टेंस आज लास्ट है दीज और दोज के यूज के लिए। इसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन यूजेस को पढ़ेंगे और यकीन मानिए आपका ट्रांसलेशन कितना भी वीक हो, आपको पूरा ट्रांसलेशन आएगा। हमने बिल्कुल शुरुआत से किया है शुरू, जहाँ से कोई शुरू नहीं करता है, लगभग ये मान के सब चलते हैं कि ये सभी को आता है, वहाँ से हमने शुरुआत किया था। दिस दैट आपको बताया, ट्रांसलेशन के हर फंक्शन को बताया है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी हो तो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ दीज एंड दोज इन फ्यूचर टेंस। दीज और दोज के बारे में डिस्कशन पिछले 2 लेक्चर में हो चुका है। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में प्रैक्टिस किया हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बता दिया है कि दीज और दोज, दीज का मतलब होता है ये सब और दोज का मतलब होता है वे सब। दोनों ही शब्द प्लूरल हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार रिकॉल कराऊंगी मैं। पहली बात तो दीज का अर्थ होता है ये सब, और दूसरा है दोज जिसका अर्थ होता है वे सब, और सब है इसका मतलब क्या है, बहुवचन है। ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। प्लूरल यानी कि बहुवचन होते हैं, जैसा कि हम इसको देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, यानी कि वर्तमान काल और भूतकाल से ही देखते आ रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बहुवचन है। अब जानते हैं फ्यूचर टेंस। बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल, जिसकी पहचान क्या होती है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आज भी बताएंगे। इसकी जो फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, पहचान आप कैसे करेंगे कि फ्यूचर टेंस है, वाक्य के लास्ट में आप गा गी ये देखेंगे, तो ये आपके फ्यूचर टेंस की पहचान हो जाएगी। क्लियर है। अब देखेंगे कि दीज और दोज के प्रयोग में फ्यूचर टेंस में हम किस सहायक क्रिया की यूज करते हैं, कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग में आती है। तो फ्यूचर टेंस की फेवरेट सहायक क्रियाओं का नाम लें अगर हम, तो होता है विल, शैल, वुड, शुड, ये सब होते हैं। दीज और दोज के हिसाब से फ्यूचर टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर फ्यूचर टेंस में दीज और दोज का प्रयोग तब हुआ है जब कोई मुख्य क्रिया नहीं है वाक्य में। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अभी हम जो भी वाक्यों का अनुवाद पढ़ रहे हैं उसमें मुख्य क्रियाएं नहीं है। तो जब मुख्य क्रिया नहीं होती है तब यहाँ पे आपको दोनों के लिए, दीज और दोज के लिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, आपको लगाना है विल बी का करेंगे। जब मुख्य क्रिया होगा तो वहां विल बी नहीं लगेगा, कहीं कहीं पे लगेगा, लेकिन अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो विल बी ही लगेगा। शैल भी नहीं लगेगा, क्योंकि शैल आई और वी के साथ लगता है और हम पढ़ रहे हैं दीज और दोज, तो इनके साथ विल भी सहायक क्रिया आएगी। तो बस दीज और दोज का अनुवाद बनाने के लिए, इनके सेंटेंसों का अनुवाद के लिए सिर्फ 3 ही बात की जरूरत है। एक तो आप टेंस की पहचान करो कि जो टेंस है किस काल में है, वाक्य किस काल में है, आप सेंटेंस की पहचान करो। दूसरा, आप इस बहुवचन है इस बात का ध्यान दो, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगता है, बस 3 ही बात आपको पता हो, ट्रांसलेशन बन गया। अब हम एक तरफ लिखेंगे दीज और दूसरे तरफ लिखेंगे दोज, और दोनों पे ही करेंगे एग्जाम्पल्स, बस है। और इस क्लास के अंदर आपका दीज और दोज पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का। ये सब हमारे खिलौने होंगे, खिलौने होंगे। वे सब कहानी
वाक्यों का अनुवाद करेंगे ताकि दीज और दोज के हर टाइप के सेंटेंस हमारे इन्हीं दो एग्जाम्पल के माध्यम से रिकवर हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। तो पहला वाक्य दिया है, ये सब हमारे खिलौने होंगे। पहला काम आपका होना चाहिए, आप टेंस की पहचान करो। अंत में देखो गागी गे है क्या, अगर गागी गे है तो ये फ्यूचर टेंस है गागी गे मतलब फ्यूचर टेंस है। फिर देखो ये सब और वे सब है क्या, हाँ ये सब और वे सब वाले वाक्य है। फिर देखो क्या मुख्य क्रिया दिया है कि नहीं, मुख्य क्रिया का ध्यान रखना है। हम ऐसे वाक्यों को अभी कर रहे हैं जिसमें मुख्य क्रियाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया तो नहीं, ये सब हमारे खिलौने होंगे, यहाँ कोई मुख्य क्रिया नहीं है। तो वाक्य क्या होगा, सबसे पहले कर्ता, और कर्ता यहाँ ये सब है तो हो जाएगा दीज। अब सेंटेंस को लिखने का सीक्वेंस मैंने बार बार बताया है, कई बार बताया है। तो उसके बाद कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है। सहायक क्रिया इस टेंस के लिए क्या है, फ्यूचर टेंस के लिए विल बी, तो दीज विल बी। हमारे तो आवर हो जाएगा, आवर। खिलौने तो टॉय माने होता है खिलौना, प्लूरल है तो टॉयज हो जाएगा, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया। दूसरा कह रहा वे सब कहानी की किताबें होंगी, वे सब कहानी की किताबें होंगी तो क्या हो जाएगा दोज, वे सब की अंग्रेजी दोज। सहायक क्रिया यहाँ भी वही गागी के पहचान है फ्यूचर टेंस की, तो दोज विल बी स्टोरी बुक्स, और किताबें तो हो जाएगा बुक्स, बुक्स फुल स्टॉप। अगला इसी का निगेटिव बनाना है। निगेटिव वाक्य बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है कि नाट बढ़ जाता है, सिर्फ नाट बढ़ जाएगा तो यही वाक्य क्या हो जाएगा, ये सब हमारे खिलौने नहीं होंगे, नहीं बढ़ जाएगा। हिंदी में नहीं लिखूंगी क्योंकि बहुत बार मैं हिंदी लिख के प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, तो अब बस अंग्रेजी के वाक्यों को लिखूंगी, हिंदी की ओर बता देती हूँ। तो यहाँ ये सब हमारे खिलौने होंगे, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ये सब हमारे खिलौने नहीं होंगे, नहीं बढ़ जाएगा, तो दीज विल। अब दो शब्द की जब जब सहायक क्रिया होगी तो दोनों के बीच में नाट आएगा। एक शब्द की सहायक क्रिया है तो उसके बाद, लेकिन दो शब्द की होगी तो बीच में, तो दीज विल नॉट, नॉट दोनों के बीच में आएगा, नॉट बी आवर टॉयज, टॉयज ये सब हमारे खिलौने नहीं होंगे, दीज विल नॉट बी आवर टॉयज। यहाँ इसका निगेटिव बनाएंगे, क्या होगा, वे सब कहानी की किताबें नहीं होंगी तो हो जाएगा दोज विल, यहाँ भी नॉट बीच में आ जाएगा, विल नॉट बी स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स फुल स्टॉप। क्लियर। अब प्रश्नवाचक वाक्यों को करें। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक जो प्रश्नवाचक शब्द वाला, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। बार बार यही चीज पढ़ा रही हूँ, जब पहले प्रश्नवाचक शब्द वाला आ जाए यानी कि प्रश्न से ही शुरुआत हो तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा उसकी अंग्रेजी यही सहायक क्रिया होगी। सहायक क्रिया में आगे किसे लाएंगे, आगे उसे लाएंगे जिसके पहले आप नाट को जिसके बाद लगाए थे, केवल उसी को लाएंगे, खड़ा बिल भी बाहर नहीं आएगा। अंग्रेजी क्या होगा इसका, देखिए ये क्या, ये सब हमारे खिलौने होंगे, प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आया, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी होगी विल, तो विल दीज बी आवर टॉयज, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, क्या वे सब कहानी की किताबें होंगी, तो यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी ही विल हो जाएगी, हो जाएगा विल दोज बी स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब क्या है इसी का नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा, ये सब क्या, ये सब हमारे खिलौने नहीं होंगे तो यही विल, यही दीज। अब बी के पहले नॉट आता था, बी के ही पहले नॉट आ जाएगा, फिर नॉट आवर टॉयज क्वेश्चन मार्क।
यहाँ भी निगेटिव करेंगे तो क्या वे सब कहानी की किताबें नहीं होंगी? तो will those not be story books? क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, आखिरी जो दूसरा टाइप वाला प्रश्नवाचक वाक्य है उसका क्या होता है, अंग्रेजी लिखना पड़ता है, वो बीच में आता है। जैसे कहा ये सब हमारे खिलौने कैसे होंगे, तो कैसे की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी, बीच में आया है तो हो जाएगा हाउ। अब सहायक क्रिया तुरंत, हाउ विल, समझिए यही वाक्य आपको फिर आगे लिख देना है, हाउ विल दीज बी आवर टॉयज, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी सेम प्रक्रिया, वे सब कहानी की किताबें क्यों होंगी, अंग्रेजी लिख दो भाई, वाई विल दोज बी स्टोरी बुक्स, क्वेश्चन मार्क। आखिरी इसी का नेगेटिव होता है, नॉट लगा के बना दो, वे सब हमारे खिलौने कैसे नहीं होंगे, तो हाउ विल दीज, ये सब है, सॉरी मेरे मुंह से वे सब निकल गए, ये सब भी है तो दीज होगा, बाकी नॉट बी की पहले आया था अभी भी आएगा, आवर टॉयज, ठीक। यहाँ क्या होगा, वे सब कहानी की किताबें क्यों नहीं होंगी, तो हो जाएगा वाई विल दोज नॉट बी स्टोरी बुक्स, क्लियर। ये है आपका पूरा कंप्लीट। हमने क्या किया, दो ही उदाहरण लिया, दोनों का ही जितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं हमने कर लिया, तो समझ लो आपने 12 सेंटेंस का यहाँ प्रैक्टिस किया है। इसके अलावा फ्यूचर टेंस में दीज और दोज का प्रयोग नहीं होगा, इतना ही होता है। तो आपने क्या करना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, एक बारी मैं होमवर्क दूंगी 2 से 3 सेंटेंस, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको कभी भूलेगा नहीं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस को दे रही हूँ, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। पहला सेंटेंस है, ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे परिवार के सदस्य होंगे, और दूसरा वे सब एक ही विद्यालय के छात्र होंगे, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 वाक्यों को दिया है, ये दोनों ही वाक्य आपके लिए होमवर्क है, इसका आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जिस प्रकार से मैंने एक ही सेंटेंस का 6 प्रकार से अनुवाद करके आपको 6 प्रकार का वाक्य बता दिया, उसी तरह आप इन दोनों वाक्यों को 6 प्रकार से करके पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर अगले क्लास में हम अच्छे से ट्रांसलेशन की अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। दीज और दोज यहीं पे समाप्त हो गया है, तो आज के लेक्चर को भी यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अगर कोई बात मन में रह गई हो, लेक्चर को लेकर कोई डाउट रह गया तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।